हेलो गाइज, आज हम जानेंगे एसएससी की कंप्लीट डिटेल्स कि कौन से एग्ज़ाम होते हैं, किस किस तरह से आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या आपकी एज लिमिट चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एसएससी अपने पास में कई सारे एग्ज़ाम करवाती हैं, जिसमें से सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस, इनकी वैकेंसी हर साल आती है। एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है कि किस एग्जाम को हम, किस डेट को हम एग्जाम करवाएंगे, किस डेट को हम रिजल्ट निकालेंगे। इनके बारे में पूरा डिटेल से कैलेंडर जारी होता है। आप देखो, इनकी पूरी डिटेल समझते हैं कि सीजीएल वैकेंसी होती है आपके पास कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीपीओ होता है आपके पास में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन, सीएचएसएल का मीन्स है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, और एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी आती हैं। तो आप अब समझेंगे सबसे पहले सीजीएल के बारे में कि सीजीएल क्या होता है, इसके अंदर कौन सी पोस्ट आएगी, किस हिसाब से आपके एग्जाम करवाए जाएंगे। तो सीजीएल का डिटेल्स नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसके आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मोड आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, जिसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल तक, और इसमें आपके पास में एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप ग्रेजुएशन चाहे बीएससी हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, यानी आपके पास किसी न किसी एक ग्रेजुएशन के बराबर डिग्री होनी चाहिए। और आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का मोड रहेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी पोस्ट आएगी आपके पास। अब देखो, आपके सामने पोस्टों को मैंने डिटेल के साथ लिखा है कि एक साइड पोस्ट का नाम है और दूसरी तरफ कि आप ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो आपने सामने दिख रहा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। ये दो बड़ी पोस्ट आती हैं बी ग्रुप के अंदर, गजेटेड पोस्ट रहती है, जो कि आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी के अंदर काम करते हैं। उसके बाद अपने पास पोस्ट आती हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ये देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें आपके सामने नजर आ रही है। और ये किस किस डिपार्टमेंट होती हैं, देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आती हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर, आर्मड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें भी देखो, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमई के अंदर से एएसओ लगते हैं, तो आपको विदेश के अंदर नौकरी करने का मौका मिलता है कि आप अलग अलग कंट्रीज के अंदर आपकी ड्यूटी होती है। वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका डिपार्टमेंट है वो तय करता है कि आपको कौन सी कंट्री में जाना होगा, कब जाना होगा, क्या क्या काम आपको वहां पर करना होगा। इसके बाद की बात करें आगे की पोस्टों की, तो आप पास आता है असिस्टेंट एंड बाकी वाले जितने भी डिपार्टमेंट उनके अंदर एएसओ, और एक पोस्ट आती है आपके पास असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और ये आपकी पोस्ट काम आती है डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर आपको असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर आपको जॉब मिलती है। तो ये पोस्ट रहती है आपके पास बड़ी। इसके अलावा भी कई सारी पोस्टें देखो। अब आती है आपके पास में इंस्पेक्टर की पोस्टें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कि आप इनकम टैक्स में लगते हैं, यानी सीबीडीटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आप इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर, ये तीनों आती है डिपार्टमेंट ऑफ सीबीआईसी के अंदर। फिर अपने पास आता है इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आप काम करना। और इसके अलावा आपके पास में सीबीआई एंड नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी इंस्पेक्टर की पोस्टें मिलती हैं। तो इतनी सारी इंस्पेक्टर की पोस्टें आती हैं। उसके बाद में आपके पास सब इंस्पेक्टर की पोस्टें आती हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के अंदर। सब इंस्पेक्टर आपको मिलता है नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, एमएचएन, होम मिनिस्ट्री। और इसके आगे की भी देखी जाए, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मिलता है सीबीआईसी के अंदर, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी के अंदर। अगला देखो डिवीजन अकाउंटेंट, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट पूरे डिवीजन को हैंडल करता है, ऑफिस अंडर सीएजी, यानी स्टेट के थ्रू काम करता है लेकिन लगता सीजीएल के अंडर को ही है। अब देखो इसके आगे और पढ़ते हैं
पोस्टों के बारे में। अब देखो आपने एएसओ एंड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट के बाद में अपने पास पोस्ट आती है ऑडिटर, अकाउंटेंट। देखो एक पोस्ट आती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और बाकी अपना ऑडिटर की पोस्ट आएगी, ये काम करते हैं सीएजी के अंदर, सीजीडीए एंड अदर डिपार्टमेंट। इसी तरह अकाउंटेंट भी काम करते हैं ऑफिस अंडर सीएजी एंड सीजीए। अब देखिए सीजीए के अंडर अकाउंटेंट लगते हैं, इनमें बढ़िया चीज है कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है। अगर एक बार आपकी दूर हुई भी तो भी आप थोड़े टाइम बाद दिल्ली आ सकते हैं सीजीए के अंदर। अब देखो अपने पास अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये भी अदर जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जहां पर जरूरत होती है वहां पर लगाते हैं, सीएजी और सीजीए के अलावा भी। फिर अपना आता सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन का अलग यूडीसी की पोस्ट आएगी, और इसके आपने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट आता वापस सीबीडीटी एंड सीबीआईसी के अंदर। इसमें इंस्पेक्टर भी बनते हैं एंड अपने पास में टैक्स असिस्टेंट भी बनते हैं इसी डिपार्टमेंट अंदर, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी के अंदर। फिर देखो लास्ट में अपने पास वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। ये वैकेंसी पहले सीएचएसएल के अंदर आया करती थी, लेकिन अब इसको सीजीएल के अंदर काउंट कर लिया गया है, तो अब ये वैकेंसी सीजीएल में आती है। अब देखो आपने पोस्टों के बारे में देखा है, अब इसके बात करेंगे एग्जाम का क्या क्या पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो देखो आपके सामने एग्जाम की बात करें तो सीजीएल का एग्जाम 2 टायर के अंदर होगा, टायर 1 एंड टायर 2 के अंदर। तो पहला प्री का एग्जाम टायर 1 माना जाता है, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट कौन से आएंगे, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका रीजनिंग का पेपर। इसी के साथ में आपका जीके के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ के भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के भी आपस 25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50-50 नंबर के आपके पास टायर 1 का एग्जाम होगा। टोटल मिला आपके पास में 200 नंबर का टायर 1 हो जाएगा, और इसमें से आपके पास कट ऑफ बनेगी, और इसके नंबर आगे मेंस के अंदर ऐड नहीं होते हैं, ओनली ऑन आपको क्वालिफाई करना होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इसकी नेगेटिव होती है 1/4। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका 1/4 यानी 0.5 आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो ये टायर 1 का प्रोसेस होता है, आपको ओनली ऑन क्वालिफाई करता है। ये कट ऑफ एसएससी निर्धारित करेगी कि किस कट ऑफ के बाद वाले सब के सब क्वालिफाई होंगे। जैसे आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे यानी टायर 1, तो उसके अगले 2-2.5 महीनों के बाद में आपका मेंस का एग्जाम होगा, जिसको टायर 2 के नाम से दिया जाता है। अब देखो आपकी प्री एंड मेंस में क्या चेंजेस रहेगा, तो आप मेंस की बात करते हैं, इसके अंदर 3 पेपर है। पहले पेपर के अंदर भी 2 सेक्शन है, सेशन 1 एंड सेशन 2, और इस सेशन के अंदर आपको वापस सेक्शन बनाए गए हैं कि पहला सेक्शन होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, 30 रीजनिंग के आएंगे, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 180 मार्क्स का पहला सेक्शन होगा। इसी तरह सेकंड सेक्शन, जिसमें इंग्लिश एंड जीके के, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो मार्क्स मिलेंगे 210 मार्क्स। इसके बाद इसी सेशन 1 के अंदर सेक्शन 3 है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर क्वेश्चन आता है आपके पास में 20, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल नंबर है 60। अब इसकी बात समझो कि आप कंप्यूटर यहां पर बिल्कुल क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कुछ आपके पास मिनिमम कट ऑफ रहेगी, उसको आपने पास कर लिया, और उसके बाद में आगे पूरे मेंस के अंदर इसके नंबर ऐड नहीं होते, ओनली ऑन क्वालिफाइंग नेचर रहता है। अब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को, इन दोनों को भी आपको अलग अलग पास करना जरूरी होगा, इनके मिनिमम मार्क्स से भी, और ओवरऑल जो कट ऑफ बनेगी इस बेस पर कट ऑफ बनती है 180 एंड 210, यानी टोटल कट ऑफ बनेगी 390 में से। अब देखो इसके अलावा जैसे आपका सेशन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़े 10-15 मिनट आपको बाहर जाने के लिए बोला जाता है, वापस आपकी एंट्री होती है एग्जामिनेशन के अंदर, और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सीजीएल के अंदर टाइपिंग होगा, आपको 2000 की स्टॉक देने होंगे, वो भी 15 मिनट के अंदर। तो आपकी एवरेज स्पीड रहती है 27-28 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तो आसान है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो टाइपिंग बहुत आसान है, सभी लोग कर सकते हैं।
अब देखो आपके सामने दो पेपर और दिख रहे होंगे, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो ये पेपर सभी के लिए नहीं होता है। जिन लोगों ने टायर 1 की कट ऑफ डबल ओ की पोस्ट से क्लियर की है उनके लिए एग्जामिनेशन होगा जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। और जिन लोगों ने कट ऑफ जेएसओ के क्लियर की है उसके लिए स्टैटिक्स का एग्जाम और होगा। ये इनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, एग्जाम दे तो आगे जेएसओ के हिसाब से सिलेक्ट होंगे, अगर ये एग्जाम नहीं दिया तो ये डबल ओ एंड जेएसओ से बाहर होंगे, लेकिन अदर पोस्ट के अंदर ये इस पहले पेपर के अकॉर्डिंग काउंट किए जाएंगे। तो पहला पेपर सबके लिए मैंडेटरी होता है और दूसरा पेपर अगर वो जेएसओ एंड डबल ओ की पोस्ट के लिए अप्लाई आगे उसी में तैयार करते हैं तो उसके लिए दूसरा पेपर जेएसओ के लिए और तीसरा पेपर डबल ओ की पोस्ट के लिए जरूरी होता है। तो इतना सा होता है, प्री होगा आपका, मेंस होगा और उसके बाद अब आपकी फाइनल मेरिट आती है और जिसमें आपका डिपार्टमेंट के थ्रू आगे सिलेक्शन होता है। तो वही डिपार्टमेंट आपका आगे डीवी करवाता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस अपना अपना डिपार्टमेंट संभालेगा। यानी ऐसे से आपको मेंस करवा दिया, अब ऐसे से फ्री होती है और अब आपका डिपार्टमेंट जाने कि आपका कब डीवी करवाना है। तो वो अब मिशन मोड के हिसाब से जल्दी जल्दी ही काम हो रहा है। अब देखो इसके बाद अपन अगली वैकेंसी के बारे में बात करें तो अगली वैकेंसी अपने पास आती है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, वापस प्रोसेस वही होता है कि आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन मोड। इसमें देखो एज लिमिट आपका 20 to 25 ही है, एक फिक्स क्राइटेरिया रहेगा 20 to 25। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। फिर देखो बात करें इसके अंदर कौन सी पोस्ट आएंगी, तो इसके अंदर आपको एक ही पोस्ट मिलती है सब इंस्पेक्टर की, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टर होगी, दिल्ली पुलिस आएगा, बीएसएफ आ जाएगा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। ये इतने डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल पुलिस के अंदर आते हैं। इन सभी में आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है आपका। अब देखो इसके क्या प्रोसेस रहेंगे तो इसकी बात करते हैं आगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर भी पहले प्री का एग्जाम होगा, प्री आप क्वालिफाई पास करेंगे तो फिर आपका होता है फिजिकल, फिजिकल होने के बाद आपका होता है मेंस जिसको टायर 2 बोला जाता है और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। तो बात करते हैं टायर 1 की कि भाई टायर 1 के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने। तो रीजनिंग की बात करें आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर होगा यहाँ पर और टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी कितने होंगे 50। इसी तरह इन तीनों सब्जेक्ट में बाकी में भी जीके, क्वांट एंड इंग्लिश, इनमें भी 50-50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो टोटल मिला के प्री के मार्क्स हो जाएंगे आपके पास में 200 और आपको टाइमिंग दिया जाएगा इसके अंदर 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। जैसे ही आप प्री आपके पास पास हो जाते हैं आपकी कट ऑफ आएगी। ये क्वालिफाई नहीं, इसके मार्क्स आगे ऐड होते हैं। तो प्री क्वालिफाई होगा तो उसके बाद में आप फिजिकल में जाएंगे। तो मेंस एंड फीमेल के लिए अलग अलग आपके पास फिजिकल है। मेल के लिए आपके पास देखो 100 मीटर रेस है 16 सेंटीमीटर 16 सेकेंड और 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की रेस है 6.5 मिनट के अंदर और 3.65 मीटर इन 3 चांस आपके पास है लॉन्ग जंप और हाई जंप है आपका 1.2 मीटर इन 3 चांस दिए जाते हैं आपको। लॉन्ग जंप में भी और हाई जंप में भी आप 3-3 चांस दिए जाएंगे और एक बार आपने अगर पास कर लिया तो फिर आपने सेलेक्ट है। अब देखो फिजिकल होने के बाद में फिर आपका होता है टायर 2। तो अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग टायर 2 के अंदर आपके पास है ओनली ऑन एक ही सब्जेक्ट का पेपर होता है, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश का आपके पास 200 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 200 मार्क्स का। तो अब आप बताएंगे कि प्री प्लस मेंस दोनों मिलाकर आपके पास टोटल नंबर हो जाते हैं 400 और फाइनल जो कट ऑफ बनेगी इन्हीं 400 नंबर में से कट ऑफ बनती है। तो अब देखो इसमें कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का और इसकी नेगेटिव भी 1/4 होती है यानी 0.25 इसमें नेगेटिव होती है। तो ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है कि आपका मेंस होने के बाद अब होता है आपका फाइनल मेरिट आएगी, फिर होता है मेडिकल, उसके बाद में फाइनल मेरिट आती है वापस से और उसके बाद आपका डिपार्टमेंट डीवी करवाता है और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। आप देखो इन दोनों ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन के बाद में अगले एग्जाम की बात करें और ये एग्जाम आपके पास है CHSL जो कि 12th पास एग्जामिनेशन है। इसमें भी आपको फॉर्म भरने का मोड ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट की बात करें 18 से 27 और
एजुकेशन के अंदर आपके पास में 12th होनी चाहिए, मिनिमम है 12th, इसके बाद में आपके पास जो भी हो चलेगा सब कुछ। इसके अंदर पोस्ट देखो पूरी आपको क्लर्क बेस पर जॉब होती है, तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब इसका भी सिलेक्शन का प्रोसेस आप जानेंगे, तो सीजीएल का डिटो पेपर होता है एकदम। तो आप देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपके पास टायर 1 एग्जाम होगा, प्री के एग्जाम होगा। तो प्री के एग्जाम में आपके पास देखो रीजनिंग, जीके, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50-50 मार्क्स का आपके पास में टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे? 200। इनमें से आपके पास कट ऑफ आएगी और उस कट ऑफ को आपने क्लियर कर लिया तो आप आगे मेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीजीएल की तरह सीएचएसएल में भी प्री आपका ओनली ऑन क्वालिफाइंग रहेगा। कि जैसे आपने क्वालिफाई कर दिया, आप मेंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब फाइनल मेरिट मेंस के आधार पर ही बनेगी। अब देखो मेंस में क्या होगा आपके पास में, तो मेंस भी सीजीएल की तरह बिल्कुल डिटो ही है, जैसा सीजीएल में था वैसा ही सीएचएसएल के अंदर है। आपने देखा वापस कि सेशन 1 पेपर फर्स्ट वाला सेशन 1, इसके अंदर 2 सेक्शन है, मैथ्स एंड रीजनिंग का एक साथ हो जाएगा 30 एंड 30, टोटल 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180 का। फिर आता है इंग्लिश एंड अपने पास जीके। तो इंग्लिश के और जीके में यहाँ पर 5-5 नंबर सीजीएल के बजाय यहाँ पर कम है। सीजीएल में 45 थे, यहाँ पर 40 है एंड जीके के अंदर 20 है, कुल मिला के 60। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएंगे? 180। इसके बाद आगे देखो आपके पास इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज आपको दिया गया है, डाटा एंट्री एंड टाइपिंग आपके होगी। तो ये कंप्यूटर और टाइपिंग सबके सब आपके पास में क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, आपको ओनली ऑन पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। पास हो गए तो आप इसके मेरिट के आधार पर जॉब ले सकते हैं। आप देखो 180 एंड 180, तो इसके अंदर आपकी फाइनली मेरिट बनेगी, वो किस पर बनेगी? 360 मार्क्स पर, कि आपकी फाइनल मेरिट जैसे सीजीएल में 390 पर बन रही थी, तो सेम इसी में आपके पास 360 पर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपका आगे डीवी होता है और डीवी के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। अब देखो अगला एग्जाम आता है आपके पास में एमटीएस। तो देखो बाकी सब एग्जामिनेशन के बजाय एमटीएस का एग्जाम बहुत आसान होता है। अभी नया पैटर्न का आधार पर आप देखेंगे तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहती है एजुकेशन, वो 10th पास रहेगी और एज लिमिट आपकी 18 से 27। इसमें देखो आप रीजनिंग एंड मैथ, यहां से देखो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर जीके एंड रीजनिंग एंड अपने पास मैथ्स आती है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट पहले सेक्शन के अंदर आएंगे और ये पूरा सेक्शन ही आपके पास क्वालिफाइंग नेचर रहेगा कि जो 20-20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 एंड 60 टोटल मिला के 120 मार्क्स होंगे। और इसको भी आप मिनिमम पासिंग मार्क्स के हिसाब से क्वालिफाई करना होता है कि आप इसको क्वालिफाई करके तो फिर आप अगला जो एग्जाम आप इसी के साथ में होता है सेक्शन 2 की जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, जिसके 25 एंड 25 क्वेश्चन आएंगे और इसके मार्क्स हो जाएंगे आपके पास में 75 एंड 75, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो आपके पास फाइनली मेरिट बनेगी। तो इसमें भी आपका 75 एंड 75 ऐड करो, 150 में से फाइनली मेरिट बनती है, क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन फर्स्ट तो आपको ओनली ऑन क्वालिफाइंग रहता है और एक ही पेपर होता है, इसी के आधार पर आपको जॉब मिलती है। इसके बाद में आगे कुछ एग्जाम नहीं होता। अब जो कभी कभार आपके पास में एमटीएस के बाद पहले हवलदार की पोस्टें नहीं आती थी, अब देखो एमटीएस के साथ में हवलदार की पोस्टें भी आने लगी। तो हवलदार के पोस्टों के लिए भी एग्जाम का क्राइटेरिया यही रहेगा, हवलदार के लिए एक्स्ट्रा से फिजिकल होता है, जिसमें नॉर्मली रेस होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये नॉर्मली फिजिकल होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट आती है हवलदार की, लेकिन एमटीएस की फाइनल मेरिट इसी एक एग्जाम के आधार पर ही आती है। अब देखो इन सभी एग्जाम में आपने देखा कॉमनली बात कि सब्जेक्ट कौन से आपके पास में मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है और मेंस की बात करें आपके पास कंप्यूटर भी आता है। तो इन्हीं सिलेबस को हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। अब देखो सिलेबस की बात करें पूरे मेंस के आधार पर सिलेबस, तो आपके सामने देखो पहले सिलेबस दिख रहा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग के बारे में सिलेबस है, पूरा डिटेल्स आप समझ सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है पूरी की पूरी, इसके अंदर इतने सारे टॉपिक आएंगे।
फिर अगला आपको लिखा है इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पूरे डिटेल से कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आपके सामने सिलेबस है मैथ्स का। अब ये रीजनिंग और इंग्लिश में ज्यादा चेंज नहीं था। मैथ्स की बात करें तो ऊपर सब कुछ सही था, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये पार्ट आपके पास में ओनली ऑन मेंस के अंदर ऐड किया गया, प्री के एग्जामिनेशन में ये आपको नहीं पूछा जाएगा। सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों के मेंस के एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं ऐड की गई कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये थोड़ा मेंस के अंदर आएगा, प्री के अंदर ये चीजें नहीं आती। बाकी ऊपर का सब कुछ सेम है, प्री के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। अब जो अगली बात करें और जनरल अवेयरनेस की, तो इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड अपने पास करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन सबको जीके जीएस के अंदर इंक्लूड है। और एक अपने पास बचता लास्ट के अंदर मेंस के अंदर ऐड किया हुआ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसके सिलेबस की आप बात करेंगे तो आप पास कंप्यूटर का बेसिक हो, सॉफ्टवेयर का नॉलेज, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स के बारे में, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इस टाइप आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी आपके पास एसएससी की डिटेल रहती है, एग्जाम के बारे में, पोस्टों के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में।